अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है, ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आमतौर पर शेख रशीद के बयानात को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता और ना ही उनको तबसरे के काबिल समझता हूँ। जब से होश संभाला है, मेरी मुराद ये है कि जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ तो मैंने शेख रशीद के मुख्तलिफ चेहरे देखे हैं। कभी नवाज शरीफ की कदम बोसी करते देखा है, कभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। एक वक्त ऐसा भी था कि मौसूफ पीपल्स पार्टी के वोट्स के लिए रावलपिंडी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ़ें भी करते थे, बेनज़ीर शहीद की भी तारीफ़ें करते थे, आसिफ जरदारी की भी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा है कि आजकल वो उस शख्स की तारीफ़ें कर रहे हैं जिसको वो पता नहीं टांगे की सवारियों वाली पार्टी कहते थे, और वो उन्हें कहता था कि मैं तुम्हें अपना चपरासी भी नहीं रखूँगा। लेकिन पता नहीं दोनों में क्या कदर मुश्तरक है कि दोनों की मोहब्बत जो है वो अपने अरूज पे है, लेकिन अरूज को जवाल भी आता है। और शेख रशीद पता नहीं अब अपने महबूब इमरान खान को जवाल की उस सीढ़ी पर पहुंचा तो चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं कब उनसे जान खुलासी करेंगे। लेकिन आज एक बयान मेरे सामने मेरी नज़र से गुजरा है। बुनियादी तौर पर ये एक ट्वीट है जो कि शेख रशीद के ऑफिशियल अकाउंट से की गई है। इसमें शेख रशीद फरमाते हैं, मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। वो लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है, और सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। अब ये फिक्रा जरा गौर से सुनिएगा। साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है, लेकिन कौम मेरी बात याद रखे कि इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए काल दुनिया को अंगुश्त बदनदां कर देगी, और ऐसा जनाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम उम्र ये मौजूदा हुकूमत होगी, रहेगा नाम अल्लाह का। अब इसमें मैं सिर्फ 2 सत्रों पर अपना तबसरा करूंगा या अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूंगा। वो ये है कि सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है। अब ये इज्जत करना किन पर लाजिम है? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की अफवाज हैं या पाकिस्तान की फौज है, बड़ी फौज का नाम ले लेते हैं। और दूसरा ये है कि साम्राज्य के एजेंटों ने, अब ये बताइए ये साम्राज्य के एजेंट किनको कह रहे हैं? अब शेख रशीद एक नहीं, दसियों नहीं, दर्जनों नहीं, पता नहीं सैकड़ों मरतबा ये कह चुके हैं कि वो तो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, और मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि वो गेट नंबर 4 के मुतवल्ली हैं। लेकिन क्या उनके लिए गेट नंबर 4 बंद कर दिया गया है? क्या वो ये अब जान चुके हैं जिस शख्स को, आर्मी चीफ को वो अपना गॉर्डन कॉलेज के दौर का वोटर सपोर्टर कहते थे, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, अब उनको मालूम हो चुका है शेख रशीद को कि अब वो ना एक्सटेंशन लेंगे ना वो आर्मी चीफ रहेंगे, तो अब उन्होंने उम्मीदें किसी और जगह लगा रखी हैं। अब एक बात जो उन्होंने कही है कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था उन लोगों को तो आपकी हुकूमत ने, जब आप वजीर दाखिला थे, आपने जेलों में डाला। अब वो बाहर हैं तो अदालतों ने उनकी जमानतें ली हैं, उनको बरी किया है, या आप उनके खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सके। आपको याद होगा आप भी किसी एक केस में जेल में गए थे, शायद बेनज़ीर भुट्टो की वो पहली या दूसरी हुकूमत थी, मेरा ख्याल है दूसरी हुकूमत थी। याद है ना आपको भी? आप जेल में गए थे, फिर जेल से आपने एक किताब लिखी थी फर्जंदे पाकिस्तान, और
वैसे भी आप कहते हैं कि जेल आपका दूसरा घर है, जेल से आप कभी घबराए नहीं अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज तक, लेकिन काफ़ी अरसे से आपने जेल की हवा नहीं खाई। वैसे अगर पाकिस्तान का कानून वाकई सबके लिए बराबर होता तो कई इखलाकी जराइम में इस वक्त आप जेल में होते। दुनिया के किसी मौजूद मुआशरे में जिस तरह की हरकत सकनात आपकी वीडियो सामने आई हैं, अगर आप सऊदी अरब में होते तो शायद आपको संसार किया जाता, आपको कोड़े मारे जाते। अगर आप किसी और इस्लामी रियासत में होते तो यही सलूक आपके साथ किया जाता। इवन अगर आप किसी यूरोपीय मुल्क में होते और जिस तरह के मामलात आपके सामने आते रहे हैं वीडियोस ऑडियोज की सूरत में, जिस तरह के बयानात आपके खिलाफ आपके मुतासरा लोग देते रहे हैं, आप भी यकीनन सजा याफ्ता मुजरिम होते। लेकिन ये पाकिस्तान का कानून है, यहाँ गेट नंबर 4 के मुतवलियों के लिए रियायतें दी जाती हैं, लेकिन कब तक। अभी आज बड़ी ज़बरदस्त एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है जी कि वो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है और उनका ये भी बताता चलूँ कि उनका सहाफ़त से भी कोई सरोकार नहीं, यानी वो जर्नलिस्ट नहीं है। एक यूरोपीय मुल्क में रहते हैं, मेरे देरीना दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आज एक बात कही। वो कहते हैं जी कि मेरा पाकिस्तानी सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बैरून मुल्क रहने वाले जो दर्द रखने वाले पाकिस्तानी हैं, जाहिर है वो दुखी हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी बात सुने, एक खातून है जो टिकटॉकर थी, हरीम शाह, तो वो कहने लगे कि जनाब वो हरीम शाह का कुछ अता पता है आपको? मैंने कहा नहीं, मैं तो जाहिर है ना दिलचस्पी है उसमें, अलबत्ता कभी कभार वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए सोशल मीडिया पे आती रहती है। तो वो कहने लगा कि जनाब मौजूदा साबिक हुक्मरानों के खिलाफ इंक्लूडिंग शेख रशीद समेत बहुत से ऐसे साबिक वफाकी वज़रा हैं, यहाँ तक कि ईवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ऑफिस के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद, वीडियोस, ऑडियोज मौजूद हैं। जी हाँ, और वो कहने लगे कि आपको मालूम है कि इन दिनों वो हरीम शाह कहाँ पर हैं? अगरचे कराची में उनके खिलाफ एक FIA ने केस दायर किया था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जब लंदन में उन्होंने वो बहुत से पाउंड्स की जो गठियाँ, पता नहीं थदियाँ कहते हैं, दथियाँ कहते हैं, जो भी है, स्टैक ऑफ पाउंड, वो जब वो दिखा रही थी तो ये बताया गया कि जनाब वो पाकिस्तान से ये रकम पैसे लेकर गई हैं, और वो बहरहाल वो FIA ने केस दर्ज कर दिया। अब वो FIA ने जब केस किया तो वो अदालत में पेश नहीं हो रही। अदालत ने पूछा कि वो कहाँ है? उन्होंने कहा जी मुल्क से बाहर है। मुमकिन है वो इस केस की बुनियाद पर अपनी जान को खतरा लाहक होने की बुनियाद पर वो लंदन में यानी बरतानिया में सियासी पनाह हासिल कर लें। एक तो वो खातून है, दूसरा वो परसिक्यूशन, यानी वो अपने खिलाफ किसी भी तादीबी कार्रवाई का बहाना बना के, क्योंकि ये जिस तरह के वजीरों ने बयानात दिए, या वो ये कहे कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं इमरान खान और उसकी काबीना के मुख्तलिफ लोगों के हवाले से या उसकी पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से, तो लिहाजा वो सबूत जो है उस सबूत मिटाने के लिए उसकी ज़िंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसको जान से मारा जा सकता है। तो लिहाजा वो लंदन में या बरतानिया में महफूज हाथों में है। अब वो महफूज हाथ कौन से हैं? तो जाहिर है एक ना एक दिन उन महफूज हाथों तक भी हमारे महफूज हाथ, हमारे से मुराद हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के महफूज हाथ उन तक पहुंच जाएंगे। तो ये शेख रशीद की जो कमाश के जो लोग होते हैं, अब ये देखें, ये सरेआम ललकार रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में ये हो जाएगा। ये वही शेख रशीद हैं, अगर आपको याद हो, ये कहते थे कि खान तुन के 5 साल पूरे करेगा, यही 5 साल नहीं अगले 5 साल भी लगाएगा। फिर ये भी कहते थे कि ये जो फौज होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, इनका मंसूबा 4-5 साल का नहीं होता, ये 20 साल की सोच रखती है। ये भी शेख रशीद थे। फिर वो कहने लगे कि जनाब कुछ भी नहीं होता, ये अदम एतमाद वाले, ये पता नहीं नून में से शीन निकलेगी, वो भी ना निकली। हाँ, शीन निकली है, वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ। फिर उन्होंने जनाब ये मुख्तलिफ जो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे मुख्तलिफ औकात में। फिर कहने लगे कि जी अपोजिशन के पास दम खामी नहीं है,
झाड़ू फिर जाएगा, ये गुज़श्ता मार्च से कह रहे थे झाड़ू फिर जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में झाड़ू फिर जाएगा, लेकिन झाड़ू फिर वो मार्च में तो नहीं फिरा, अप्रैल के पहले हफ्ते में फिर गया झाड़ू। फिर ये कहते थे तहरीक एतमाद में इनके पास लोग मौजूद नहीं है। जब वो तहरीक एतमाद पेश कर दी गई तो उन्होंने कहा कि 172 अरकान कौन लाएगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है, वो भी हो गए। अब शेख रशीद की जो चीखें हैं वो, ये तो मुबालगा होगा अगर मैं ये कहूं कि 7वें आसमान तक जा रही हैं, लेकिन शेख रशीद का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। वो क्यों? वो इसलिए कि कोई और सियासी जमात नहीं है, कम अज कम हयादार, इखलाक वाली, इक़दार वाली कोई सियासी जमात नहीं है जो शेख रशीद को कबूल करने के लिए तैयार। तो उनका नेचुरल एलाय, जिसे हम कहते हैं फितरती इत्तेहाद या इत्तेहादी, वो पीटीआई हो सकती है। अब पीटीआई से उनको बड़ा फायदा है, जैसा भी है। पीटीआई उनके खिलाफ रावलपिंडी में उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, जब उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो पीटीआई का वोट ला महला वो उन्हीं को जाता है। उनका अपना भी एक वोट बैंक है, शेख बरादरी है, जाहिर है वो जनबे धड़े की अपने हल्के की सियासत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने हल्के में बड़ा काम भी किया है। उन्होंने भी काम किया, गुज़श्ता जो चीफ जस्टिस है उसने बड़ा काम किया है, शेख अजमत शहीद ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने बड़ा काम किया है। साकिब निसार ने इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेते हुए जाके उस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अब इससे बड़ी बददियानती कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकता है? वो एक इलेक्शन में खड़े हुए उम्मीदवार की जाके इलेक्शन कैंपेन के तौर पर उसके हल्के में जाकर अस्पतालों का इफ्तिताह करे या संग बुनियाद रखे। तो ये सारे एलिमेंट्स जो थे वो शेख रशीद के हक में जाते हैं। तो अब नेचुरल इत्तेहादी तो जाहिर है तहरीक इंसाफ है, ये उसी तरह है, ये उसी तरह है जिस तरह फवाद चौधरी को कोई सियासी जमात लेने को तैयार नहीं है। हालांकि फवाद चौधरी ने बड़े मिन्नतें तरले किए हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, मौलाना फजल रहमान के, लेकिन सब ने कहा कि हमें माफ़ करो भाई, अपनी मीठी ज़ुबान की वजह से। वो एक फिर इसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हैं, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जब वो वफाकी सतह पर मुशीर इत्तलात थी, फिर वो जब सूबाई मुशीर इत्तलात थी पंजाब में, उन्होंने किस किस तरह ख़वातीन को नहीं छोड़ा, मर्द हजरात को नहीं छोड़ा, गंदी लग बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की। अब उनके लिए भी किसी सियासी जमात में जगह नहीं है, अब उनके लिए तो पीटीआई में भी नहीं है। मुमकिन है वो कोई अपनी जमात बना ले। लेकिन अब मैं आपको एक दिलचस्प एक वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या ये था कि एक शख्स अपनी बकरी लेके जा रहा था, बिल्कुल मरियल सी बकरी। वो रास्ते में दूसरा शख्स उसे मिल गया, उसने पूछा किधर जा रहे हो? उसने अपनी बकरी को 2 गालियां दी। वो बकरी थी भी मरियल सी। उसने अपनी बकरी को 2 गालियां दी कि इसको डैश 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 लेके जा रहा हूँ, फलान मंडी को गाली दी, वो मंडी वाले को उधर लेके जा रहा हूँ। फिर कहा कि कोई गाली दे के बोला कि खरीदार को गाली दी, मुमकिन खरीदार को, कि कोई मिल गया तो इसको मैं बेच दूंगा। उस शख्स ने कहा कि हाँ ज़रूर बेच जाएगी, एक तो तुम्हारा माल बड़ा खालिस है, यानी बकरी बड़ी ज़बरदस्त है, दूसरी तुम्हारी ज़ुबान बहुत मीठी है, तो दोनों जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त हैं तो इंशाल्लाह ये बिक जाएगी। यानी उसने तंज़िया तौर पर कहा। तो ये लोग हैं, ना इनका किरदार है ना इनकी ज़बान है। अब मैं किरदार पर क्या बात करूँ? शेख रशीद का किरदार, सियासी किरदार, वो सारी कौम के सामने है। मैं किसी के ज़ाती किरदार पर नहीं जाता, वो जब बातें खुलेंगी तो फिर ज़ाती किरदार में बहुत से लोगों का किरदार सामने आ जाता है, कौन किस किरदार किस कमाश का है। मैं सियासी किरदार की बात करता हूँ। जिस शख्स का सियासी किरदार ना हो, कोई सियासी उसकी जिसे कहते हैं कि उसमें हमीयत ना हो, गैरत ना हो, वो शख्स जो आज एक के बूट पॉलिश करे, आज एक की कसीदा गोई करे, आज एक की खुशामद करे, कल दूसरे की करे, उसके बाद तीसरे की करे, ऐसे शख्स के किरदार के बारे में मैं या आप क्या तबसरा करेंगे? मैं कम से कम मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, ना मुझे करना चाहिए। लेकिन ये जो बात शेख रशीद ने की है, आप देखिएगा ये चीखें आने वाले दिनों में मजीद बुलंद होती नजर आएंगी, या मौसूफ सियासत से रिटायरमेंट लेके वो भी एक एनआरओ लेंगे कि यार मुझे छेड़ना नहीं, मैं सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है मेरे कच्चे छट्टे मत खोलना। यही इनका किरदार है और यही इनका अंजाम होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।